Hello children of 12th class. Today we'll study the third part of electric field unit of the electric field chapter of the unit electrostatics. और ये हम लोग अंतिम पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इसको पढ़ लीजिए। हम लोग बता रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि चार्ज का जो इफेक्ट होता है। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि एक बराबर इफेक्ट। तो अगर मान लीजिए चार्ज यहाँ रखा है तो इसका जो इफेक्ट है वो मान लीजिए ये माइनस चार्ज है, नेगेटिव है, तो इसका इफेक्ट यहाँ पर ज़्यादा होगा, कम होगा, और कम, यहाँ और कम, यहाँ और कम, यहाँ और कम। तो ये यूनिफॉर्म नहीं हुआ। यूनिफॉर्म का मतलब है एक बराबर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे हमने यहाँ माइनस चार्ज रखा तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड रिएक्शन पैदा हुआ, तो यहाँ पर एक प्लस चार्ज भी रख देते हैं। तो उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और पैदा हो जाता है, तो बीच में एक यूनिफॉर्म फील्ड बनता है। वो कितना दूर रखेंगे कि यूनिफॉर्म बनेगा, फिर कितना दूर तक यूनिफॉर्म बनेगा ये देखना पड़ेगा, पर बन सकता है बीच में एक यूनिफॉर्म फील्ड। यूनिफॉर्म फील्ड बनाने के और क्या तरीके हैं, हम उनकी बात अगले चैप्टर इलेक्ट्रिक फ्लक्स में करेंगे। तो होगा क्या कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण, इस प्लस चार्ज के कारण इधर होगा और माइनस के कारण इधर होगा, और दोनों ऐड हो जाएंगे। यहाँ हम जाएंगे तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, इसके कारण कम होगा, लेकिन टोटल कुछ हो जाएगा। और यहाँ आएंगे तो क्या होगा, इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, उसका कम होगा, पर टोटल जितना यहाँ है उतना यहाँ भी हो सकता है। तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में बनाया जा सकता है। तो अभी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाना है इस पर ज़्यादा चिंतित ना होइए, बस ये सोचिए कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे भी करके बना दिया गया है। क्वेश्चन आएगा कि भाई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज शोन बाई इक्वी स्पेस्ड पैरेलल लाइंस हैविंग सेम डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन में पैरेलल लाइन बनाइए और उनके बीच का गैप बराबर रखिए, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को बताता है। ऐसा फिक्स कर लिया गया है और ऐसा मतलब भी निकलता है। तो अब ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कोई चार्ज रख दें Q, तो आपको मालूम है कि उस पर फोर्स लगेगा। अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स इधर लगेगा, कितना, QE। ये बात हम आपसे कर चुके हैं। और अगर माइनस में है नेगेटिव चार्ज तो इधर फोर्स लगेगा, QE। अब अगर डाइपोल रख देंगे तो क्या होगा, तो यही आज का हमारा टॉपिक है कि डाइपोल केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई डाइपोल रखा जाता है तो क्या होता है, डाइपोल पर क्या इफेक्ट पड़ता है। व्हाट हैपेंस व्हेन अ डाइपोल इज केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लेते हैं ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो यहां से यहां तक, विच इज प्रेजेंट यूनिफॉर्मली फ्रॉम हियर टू हियर, एंड इट्स वैल्यू इज E न्यूटन पर कूलम, एंड ए डाइपोल इज केप्ट हियर इन दिस फील्ड। डाइपोल को आप ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, कैसे भी रख सकते हैं। तो क्या होगा, इसकी स्टडी हमें करना है। तो मान लेते हैं अभी स्टडी करने के लिए कि हमने डाइपोल को ऐसे रख दिया, इस तरह से रख दिया, यहां से लेके यहां तक ये डाइपोल रख दिया, और ये चार्ज मान लेते हैं Q है डाइपोल का, और ये माइनस Q है, और यहां से यहां की जो डिस्टेंस है, डाइपोल का नाम रख देते हैं AB, और जो डिस्टेंस होगी तो AB इज ए डाइपोल जिसकी इफेक्टिव लेंथ है, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया, 12 वेक्टर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हो गई यहां से यहां 12, और ये एंगल, ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल बनाता है थीटा। थीटा विल टेल यू द वे ऑफ प्लेसिंग ऑफ द डाइपोल। थीटा आप बता देंगे तो लोग समझ जाएंगे कि डाइपोल कैसे रखा गया होगा एट एंगल थीटा। तो क्या होगा कि इस पर एक फोर्स लगेगा QE, और इस पे लगेगा फोर्स QE इस तरफ। तो बीच में ये कनेक्टिंग लाइन हमने बना दी है, होना जरूरी नहीं है। डायपोल का मतलब है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस केप्ट एट
सम फाइनाइट डिस्टेंस, तो ये डाइपोल हो गया। तो टोटल फोर्स ऑन डाइपोल, डाइपोल पर टोटल फोर्स, वैसे हम लोग अगर टोटल वर्ड ना भी यूज करें फोर्स ऑन डाइपोल तो उसका मतलब है टोटल फोर्स ऑन डाइपोल, तो वो हो जाएगा 0, क्योंकि क्यू इधर और दो डाइपोल पर ही लग रहा है, 2 क्यू इन अपोजिट डायरेक्शंस, तो टोटल फोर्स 0। लेकिन ये क्यू जब इधर को खींचेगा और ये इधर को खींचेगा तो कुल मिला के फोर्स तो नहीं लगेगा, लेकिन वहीं पर ये दोनों मिल करके घुमाएंगे। जैसे मान लीजिए एक बॉडी है, इसको आप इधर खींचिए तो इधर चली जाएगी, इधर खींचिए तो इधर चली जाएगी, अब इधर ज़्यादा खींचिए तो इधर ज़्यादा जाएगी, लेकिन अगर इक्वली खींचिए तो वो बॉडी फिर ऐसे घूम जाएगी, ऐसे ऐसे। तो इसको बोलते हैं रोटेटिंग इफेक्ट, टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स, आपने 11th में पढ़ा था। तो बट ए टॉर्क विल एक्ट ऑन डाइपोल। रोटेटिंग इफेक्ट, टॉर्क का मतलब होता है रोटेटिंग इफेक्ट, विल एक्ट ऑन डाइपोल। तो कितना टॉर्क लगेगा उसको हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं, ये इसको पढ़ते हैं टाउ। टाउ, तो टाउ से डिनोट करते हैं। तो टॉर्क कितना लगेगा, इसको कैसे निकालते हैं, तो टॉर्क निकालने का एक फार्मूला है। फार्मूला यह है कि टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आइदर फोर्स, इसको बोलते हैं टॉर्क। एक्चुअली ये 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस को कहा जाता है कपल ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस का कपल यानी जोड़ा, तो कपल ऑफ फोर्सेस। तो टॉर्क ऑफ कपल is equal to either force into perpendicular distance between the forces, forces के बीच की perpendicular distance। तो ये जो फोर्स है और ये फोर्स है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, आप कहेंगे 2l, बट दैट इज डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज रिक्वायर्ड। तो परपेंडिकुलर का मतलब है कि आप चाहे इसको आगे बढ़ा दीजिए, चाहे इसको आगे बढ़ा दीजिए और चाहे दोनों को आगे बढ़ा दीजिए, और आप ये दोनों पैरेलल लाइन हो गई, और आप परपेंडिकुलर डालिए यहां से यहां पे, या यहां से यहां पे, यहां से यहां पे, कहीं पर भी डालेंगे तो वो डिस्टेंस सेम आएगी, दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम मनमानी कहीं भी न डालें, ऐसी जगह डालें कि जहां पर उसे कैलकुलेट करना ज़्यादा आसान हो, क्योंकि है तो बराबर ही, तो कहीं पर भी कैलकुलेट कर लेंगे तो कैलकुलेट हो जाएगा। तो आइए यहां से डालते हैं, ये देखिए परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये मान लीजिए गिरा इस पॉइंट पर, वो n कहलाया। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज NB, चाहे अब यहां से यहां डाल दीजिए, ये भी वही रहेगा। तो आइदर फोर्स QE इंटू NB, ये हो गया टॉर्क। तो QE और NB को निकालने के लिए काम करें, ये सब पैरेलल लाइंस हैं, तो अगर ये एंगल थीटा है तो आपको मालूम होगा ये भी थीटा होगा। इफ 2 पैरेलल लाइंस आर देयर एंड इट ट्रांसवर्सल intersects, then these angles are called corresponding angle and these angles are equal। तो वो थीटा है तो वो भी थीटा होगा, और थीटा की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी रहेगी, तो उससे क्या होगा, उससे हमारा काम बन जाएगा। तो आप इस ट्रायंगल में देखिए NB अपॉन BA मतलब 2l, दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। अब देख लीजिए, थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है 90 के सामने वाला, तो इस तरह से ये हो जाएगा। तो NB अपॉन 2l इज इक्वल टू साइन थीटा, तो NB आ जाएगा 2l साइन थीटा, तो यहां रख देंगे 2l साइन थीटा।
तो इस तरह से 2L इंटू क्यू हो जाएगा P डायपोल मोमेंट, तो ये हो जाएगा P साइन थीटा, टॉर्क का फार्मूला। अब यहां पर एक और मजे की बात है कि टॉर्क एक वेक्टर होता है, मतलब उसमें डायरेक्शन भी होती है। तो टॉर्क कितना लगेगा, तो भाई इतना लगेगा। अब किस डायरेक्शन में लगेगा, तो उसका रूल ये है कि जिस तरह से टॉर्क लगेगा, मतलब ये इधर को जाएगा तो ये इधर को जाएगा, तो ये चीज ऐसे घूमेगी, ऐसे। तो ऐसे घूमेगी, तो इमेजिन करिए कि अगर राइट हैंडेड स्क्रू होता और उसको हम ऐसे घुमाते, ऐसे, जैसे ये घूमेगा डायपोल, वैसे राइट हैंड स्क्रू घुमाते तो वो कहाँ जाता। तो आप एक राइट हैंड स्क्रू ले सकते हैं, जैसे इस पेन में, इंडिया में जो पेन आते हैं उनका ये वाला जो स्क्रू है, ये राइट हैंडेड स्क्रू है यहाँ पर, लेकिन यहाँ तो स्क्रू है ही नहीं, इसमें स्क्रू नहीं है, ये देखिए स्क्रू है। तो ये राइट हैंडेड स्क्रू है, देखिए ये निकल आया बाहर। तो देखिए स्क्रू में दो हिस्से होते हैं, हम एक को पकड़ते हैं, एक को घुमाते हैं, एक को फिक्स पकड़ लेते हैं, एक को घुमाते हैं। अब अगर इसको हमने ऐसे घुमाया, ऐसे, तो ये देखिए ये बाहर आ गया, यानी ऐसे घूम घूम के बाहर आ गया। तो जब हम ऐसे घुमाएंगे तो बाहर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ऐसे घुमाएंगे तो इधर आ जाएगा। अब अगर यही स्क्रू हम यहां रख के और ऐसे घुमाते, ऐसे, जैसे वो घूमता था, ऐसे घुमाते यही घुमाते यही, तो ये देखिए अब नहीं घूम रहा है। इसका मतलब कि ये घूम घूम के उधर को बढ़ रहा था, इसीलिए वो टाइट हो गया और नहीं घूम रहा। यानी घूम घूम के वो कहां जा रहा था, वो उधर जा रहा था, उधर। इसीलिए डायरेक्शन जो टॉर्क की होगी वो हो जाएगी उस तरफ, जैसे कि इस बोर्ड के नॉर्मल दूर, हमसे दूर। तो उस डायरेक्शन को पहले ऐसे कह सकते हैं, पता है कैसे, ऐसे। टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा, और डायरेक्शन ये वाली, मतलब हमसे दूर। जब कोई चीज इस डायरेक्शन में होती है तो अपन ऐसे दिखा देते हैं, इधर होती है तो ऐसे दिखा देते हैं, इधर होती है ऐसे दिखा देते हैं, इधर होती है ऐसे दिखा देते हैं। लेकिन मेरे भाई अगर वो ऐसे होगी इधर, तो कैसे दिखाएंगे, तो उसका रूल है कि ऐसे। मानो कोई एरो इधर निकल रहा, तो उसकी हमें नोक दिख रही, और जब कोई चीज उधर को होती है तो हम उसको ऐसे दिखाते हैं। एक्चुअली हम ये मानते हैं कि किसी भी एरो में लास्ट में ये टिप होती है और यहां इधर क्रॉस लगा होता है। जैसे याद रखिए कि ट्रेन के डिब्बे में अंतिम वाले डिब्बे के पीछे क्रॉस लगा होता है। तो मान लीजिए ये ट्रेन जा रही है, तो ये उसकी नोक है। अगर ट्रेन में सामने नोक होती है, सब वेक्टर में होती है, और पीछे क्रॉस, तो अगर ये कहीं से निकलेगी तो सामने से कोई देखेगा तो टिप दिखेगी, तो उसको ऐसे दिखा देते हैं, और अगर पीछे से कोई देखेगा तो ये क्रॉस दिखेगा। तो इसीलिए ये तो यहां से बात चली। अब यहां जाइए, अगर टिप यहां बनी है मतलब इधर को निकल रहा है ऐसे, तब नहीं टिप दिख रही है, और ये क्रॉस बना है मतलब ऐसे जा रहा है। तो यहां जो हमारा टॉर्क है ये इधर को खींचेगा और ये इधर को खींचेगा, तो ये इधर को घूमेगी। अगर यही कोई इसको इधर खींचता, इसको इधर खींचता, तो देखिए ऐसे घूम जाता। तो ये यहां ऐसे घूम रहा है, रोटेटिंग इफेक्ट ऐसा है, तो ऐसे घूमेगा। तो कल्पना करिए स्क्रू राइट हैंडेड स्क्रू रखते तो कैसे जाता, तो उधर जाता, तो उस डायरेक्शन भी उधर को आएगी, पी साइन थीटा। अब ये डायरेक्शन को हम दिखाएंगे कैसे, तो उसके लिए एक तरीका है, आपने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा होगा, क्रॉस प्रोडक्ट की सहायता से हम इसको दिखा सकते हैं। एक्चुअली हम ऐसे दिखाएंगे कि टाउ वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। एक्चुअली एक फार्मूला होता है कि ए वेक्टर या एक्स वेक्टर क्रॉस वाई वेक्टर इज इक्वल टू एक्स वाई साइन थीटा, और डायरेक्शन बताने के लिए हम कर देते हैं इनटू एन कैप। एन कैप वही डायरेक्शन बताता है। तो x क्रॉस y का मतलब एक्स वाई साइन थीटा, तो वैसे ही p क्रॉस e का मतलब p साइन थीटा, तो वही हो गया, और डायरेक्शन भी उसमें आ गई। तो p साइन थीटा इस डायरेक्शन में, इसको आप लिख सकते हैं p क्रॉस e, क्योंकि p क्रॉस e का मतलब p साइन थीटा,
और क्रॉस की डायरेक्शन जो होती है वो मानी जाती है कि इस तरह से होगी। इसलिए अगर आपने इतना लिख दिया है तो आपको अब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। पी क्रॉस ई खुद ही पी साइन थीटा हो जाएगा, और ये भी बताने की जरूरत नहीं है। पी क्रॉस ई जो जानते हैं वो पी क्रॉस ई की डायरेक्शन जब पता लगाएंगे तो वो खुद ही वो डायरेक्शन पा जाएंगे। आइए मैं वो भी आपको बता दूं, पी क्रॉस ई की डायरेक्शन मतलब अगर आप ये फॉर्मूला लिखते हैं तो आपको ये बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये केवल मैग्नीट्यूड है तो डायरेक्शन बताइए, और ये फॉर्मूला लिखने वाले को सब समझ में आ जाएगा। कैसे? आप ये लिखिए ही नहीं, कोई बोले टॉर्क लगेगा, हाँ कितना लगेगा, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, तो पी क्रॉस ई इस फार्मूले के अनुसार पी साइन थीटा, और डायरेक्शन, तो डायरेक्शन का रूल होता है कि आप पी की डायरेक्शन देखिए और ई की डायरेक्शन देखिए। पी की डायरेक्शन किधर होती है? आपको मालूम होगा कि माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है पी की डायरेक्शन, और ई की डायरेक्शन इधर को होती है, दिख ही रही है। तो P से E की ओर आप एक राइट हैंड को घुमाइए, P से E की ओर घुमाइए, मतलब ऐसे घुमाइए, ऐसे ऐसे घुमाइए स्क्रू, मतलब स्क्रू ऐसे रखिए, बोल्ट और नट ऐसे घुमाइए, तो वो कहां जाएगा? उधर को जाएगा। तो जब घुमाते हैं तो कैसा घूमता है ये मत देखिए, घूम घूम खिसकता किधर है, तो घूम घूम के देखिए। पंखा जब घूमता है तो वो ऐसे घूम घूम के वहीं रहता है, लेकिन स्क्रू जब घूमता है तो घूम के खिसकता है, और ऐसे घूमता है तो खिसकता है। तो एडवांसमेंट ऑफ द स्क्रू, so direction of P cross E is given by n cap, and that is nothing but the direction of the advancement of the right-handed screw when the right-handed screw is rotated from P vector to E vector, here x vector to y vector, through the shortest path। ऐसा ना करिएगा कि P से E की ओर घुमाने के लिए आप ऐसे घुमा लीजिए, नहीं, ये लंबा पड़ेगा, आप ये घुमाइए। तो ये मैं थोड़ा सा वेक्टर का भी मैंने आपको याद दिला दिया। तो ये देखिए इतना फोर्स लगेगा। तो अगर कोई आपसे कहे कि कितना टॉर्क, सॉरी इतना टॉर्क लगेगा, अगर आपसे कोई कहे कि फोर्स टॉर्क दो चीजें होती हैं, तो व्हेन अ डायपोल इज केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन हाउ मच टोटल फोर्स एट्स 0, हाउ मच टॉर्क एट्स P sin theta, whose direction is given by advancement of the screw when screw is rotated from the direction of P vector to E vector। ठीक, तो ये इतना लगा। अब यहां पे कुछ स्पेशल केस लेते हैं। स्पेशल केसेस ये लेते हैं, पहला कि अगर थीटा हो गया 0, थीटा 0 का मतलब है कि P और E के बीच का एंगल हो गया 0। E की ये डायरेक्शन है तो P की भी वही डायरेक्शन है। याद रखिए, द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस इज 0, टू वेक्टर्स इज 0 इफ दे आर इन सेम डायरेक्शन। अगर ये एक वेक्टर है, मान लीजिए उसमें मान लीजिए यहां एरो लगा है, यहां कैप के पास, तो इसकी डायरेक्शन ये हो गई। अभी दूसरा वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन ये हो गई, तो दोनों के बीच एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री। अब 70 हो गया, अब 60 हो गया, 30 हो गया, 20 हो गया, और अब 0 हो गया। तो 0 हो गया मतलब एक ही डायरेक्शन में है। अब 90 हो गया, 120 हो गया, दोनों के बीच का एंगल 150, 180, ये 180 हो गया। तो अगर दो वेक्टर के बीच एंगल 180 है मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन में है, अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है तो उनके बीच एंगल 0 डिग्री। तो P भी इधर ही है, E भी इधर ही है। तो P इधर कब होगा? जब यहां पे प्लस Q होगा, यहां माइनस Q होगा। नहीं, अगर ऐसा होगा तो P वेक्टर की डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर होती है, यानी गलत कर दिया हमने। अब ठीक है, ये डायरेक्शन P की भी उधर ही हो गई। तो ऐसे में जो टॉर्क होगा वो उसकी वैल्यू हो जाएगी PE साइन थीटा। तो हो गई PE साइन 0, तो जो हो गई 0, क्योंकि साइन 0 होता है 0, और ये तो P 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, तो इस तरह कोई टॉर्क नहीं लगेगा। सो नो फोर्स एंड नो टॉर्क विल एक्ट ऑन डाइपोल। इस तरह क्वेश्चन आते हैं
व्हेन इट इज केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब कोई फोर्स टॉर्क नहीं लगता तो आपने सुना होगा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन होती है कि व्हेन ऑन अ बॉडी नो फोर्स एंड नो टॉर्क एक्ट देन द बॉडी रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। तो ये बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाती है इस समय, क्योंकि इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, कोई टॉर्क नहीं लग रहा। फोर्स देखिए, इस पे इधर लगेगा, इस पे इधर लगेगा, टोटल फोर्स 0 हो जाएगा। तो ये इक्विलिब्रियम में होगी। और याद रहे ये इक्विलिब्रियम कहलाता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो याद रखें, दिस पोजीशन of dipole in uniformity field is called static equilibrium. Dipole is in static equilibrium. Sorry, static नहीं, stable equilibrium. Dipole is in stable equilibrium. और केस 2 लेते हैं। क्या हुआ केस 2 कि इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड पी वेक्टर, तो वो 90 डिग्री हो जाए, ये पी की डायरेक्शन हो जाए, दोनों के बीच एंगल 90 हो जाए, तो जो टॉर्क लगेगा वो लगेगा पी साइन थीटा, यानी 90 मतलब P, और साइन 90 की वैल्यू जो आई वो सबसे ज़्यादा आई। याद रखिए, साइन की वैल्यू सबसे ज़्यादा जब कभी भी दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा होती है तो वो 1 होती है, और कम से कम होती है तो -1 होती है। तो ये सबसे ज़्यादा वैल्यू हो गई है इस समय, क्योंकि साइन 91 हो गया है, और साइन 91 हो गया तो सोचिए बहुत हो गया, इससे ज़्यादा साइन 90 कभी नहीं होगा। अगर आपको कोई स्वामी जी आशीर्वाद दें कि जाइए साइन थीटा या साइन एक्स रुपए ज़िंदगी में कमाइएगा, तो आप जान लीजिए कि उन्होंने आपको पैक कर दिया कि अब आप 1 रुपये से ज़्यादा कभी नहीं कमा सकते। अगर कह दिया जाओ कॉस थीटा रुपए कमाओ ज़िंदगी में, तो थीटा कुछ भी आप रख लीजिए, कॉस थीटा की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 1 होगी। अगर उसने कह दिया कि टेन थीटा रुपए कमाओ, तो आप जान लीजिए कि आप अप टू इन्फाइनाइट कमा सकते हैं। टेन थीटा गोज अप टू इन्फाइनाइट, ज़्यादा से ज़्यादा, और कम से कम माइनस इन्फाइनाइट, ये सब की रेंजेज होती हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, मैक्सिमम +1, मिनिमम -1, और बाकी सब टैन, कॉट, सेक, कोसेक, दे ऑल गो एज हाई एज इन्फाइनाइट, एज लो एज माइनस इन्फाइनाइट। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि साइन 50,000 कितना आएगा, तो आप न डरिए कि अरे साइन 50,000 कैसे निकालेंगे, जैसे भी निकालेंगे निकल आएगा, लेकिन एक बात जान लीजिए, 1 से ज़्यादा नहीं आएगा और न -1 से कम आएगा। कुछ आ जाएगा, जैसे मान लीजिए कि शायद 0.3 आ जाए, कुछ भी आ जाएगा। कॉस का भी कुछ आ जाएगा ऐसे ही -1 +1 के बीच में। लेकिन अगर किसी ने tan कुछ लिख दिया तो ये हो सकता है कि ये वैल्यू 0.3 आ जाए, 0.9 आ जाए, और हो सकता है कि ये वैल्यू 15,200 आ जाए, 15,200 भी आ सकती है। tan की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो अगर बाबा जी ने कहा कि जाइए ज़िंदगी में tan थीटा कमाइए, तो आप कहेंगे चलिए प्राण बचा दिया, अब हम कुछ भी कमाएंगे, 10 लाख, 2 करोड़, 4 करोड़, जो भी, और गड़बड़ी किया तो माइनस में भी तो घाटा हो जाएगा, तो आपके ऊपर उधार चढ़ जाएगा, तो निगेटिव में आप कमा लेंगे। तो अगर किसी ने कहा कि आपकी कमाई साइन थीटा है, तो आप बड़ी परेशान हो जाएंगे। तो आप कहिए उनसे कि एक काम कर दीजिए बाबा जी, यहाँ पे कुछ वैल्यू और लगा दीजिए, जैसे कि ए साइन थीटा मेरी कमाई है। तो अब यह है कि ए की वैल्यू हम अपने से कुछ भी रख लेंगे, और ये ज़्यादा 1 तक जाएगा। तो अगर ए की वैल्यू में 1 करोड़ कर लिए, तो कम से कम 1 करोड़ तक तो कमा लेंगे। तो अगर कोई आपसे कहे कि साइन थीटा एनी वैल्यू माई एज इज इक्वल टू साइन थीटा, तो आप कहेंगे रुक जाओ, साइन थीटा एज होगी तो फिर तुम 1 साल से बड़े नहीं हो पाओगे या 1 महीने से बड़े नहीं हो पाओगे, तो उससे कहो कि माई एज इज ए साइन थीटा। इसलिए किसी भी डाटा को आप पाएंगे कि फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में ए साइन थीटा, ए कॉस थीटा, बी साइन थीटा, इस तरह मानने का कस्टम है, ऐसा मानते हैं।
क्योंकि उसकी फिर कोई वैल्यू हो सकती है। और अगर हम जानते हैं कि किसी चीज की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होनी और -1 से कम नहीं होनी, तो यू कैन एज्यूम इट sin थीटा ऑल्सो और cos थीटा। तो याद रखिए ये मैक्सिमम टॉर्क आ गया, जो भी लग सकता है, इससे ज्यादा टॉर्क कभी नहीं लगेगा। तो डाइपोल अगर ऐसा है तो जीरो टॉर्क, ऐसा बढ़ता जाएगा, ऐसे में सबसे ज्यादा लगेगा, और फिर जब आगे बढ़ेगा तो आप पाएंगे कि फिर कम होता जाएगा। अब लेते हैं तीसरा स्पेशल केस कि अगर थीटा हो गया 180 डिग्री, तो डायग्राम कैसे बनेगा? इस तरह का कि ये E है और ये डाइपोल है, उसमें ये माइनस और ये प्लस है ताकि डायरेक्शन हो जाए इधर। अब ये 180 डिग्री हो गया, तो टॉर्क हो जाएगा PE sin 180, और sin 180 होता है sin 90 प्लस 90 cos 90 यानी 0। ये भी 0 ही होता है, मतलब एक बार फिर डाइपोल पर कोई फोर्स नहीं लगेगा और टॉर्क नहीं लगेगा और फोर्स तो नहीं ही लगेगा, तो देन द डाइपोल विल बी वंस अगेन इन इक्विलिब्रियम। एट 90 डिग्री इट वाज नॉट इन इक्विलिब्रियम, बट नाउ इट इज इन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में आ गया, लेकिन ये इक्विलिब्रियम कहलाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये बात जान लीजिए। नाउ एट 180 डिग्री द डाइपोल इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब आप कहेंगे कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्यों होगा? इक्विलिब्रियम, और उस समय स्टेबल में क्यों था? देखिए एक फर्क है, अगर आप डाइपोल को 0 डिग्री पे रखेंगे, इसको समझ लीजिए, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा क्योंकि फोर्स और टॉर्क नहीं लगेंगे, और अगर 180 पे रखेंगे तो भी इक्विलिब्रियम में रहेगा क्योंकि फोर्स और टॉर्क नहीं लगेंगे। लेकिन दोनों मामलों में एक फर्क है। जैसे मान लीजिए आप मेरी क्लास में बैठे हुए हैं, कई दोस्त ही बैठे हैं आपके, अब कोई एक बच्चा ऐसा है कि वो पढ़ने आया है, उसका पढ़ाई में मन लग रहा है, तो वो बैठा हुआ है शांति से, तो इक्विलिब्रियम में है, और वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है क्योंकि वो जाने वाला नहीं है। अगर पता लगा कि लाइट शाम को है, रात है, लाइट गोल हो गई, तो कहेगा कि सर किस तरह व्यवस्था कराइए, मोमबत्ती लाइए, कुछ करिए, आगे पढ़ाया जाए, क्योंकि भागेगा नहीं। वो बैठा है, मजे में है, कंफर्टेबल फील कर रहा है, यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। और वहीं पे कोई बच्चा ऐसा है कि उसको पापा ने कहा था कि पढ़ लो उसके बाद जाना बाजार, अब वो सोच रहा है कि जल्दी पढ़ाई खत्म हो तो बाजार जाऊँ, तो वो सोचेगा कि लाइट गोल होगी, तो वो ये नहीं कहेगा कि व्यवस्था करिए, उसको लगेगा अरे लाइट गोल हो गई तो अब कैसे पढ़ाई होगी, अब सर चलें। तो देखिए वो भी इक्विलिब्रियम में बैठा हुआ है, लेकिन उसके मन में ऐसा चल रहा है कि वो अनस्टेबल है, उसको लगता है कि कोई बहाना मिले कि मैं निकलूं। ठीक है, तो क्या है देखिए, जब 0 डिग्री पे रहता है डाइपोल, तो 0 डिग्री पे रखना है, ये प्लस है माइनस है, तो इस पे फोर्स लगता है इधर को, इस पे लगता है इधर को, तो दोनों खींचते हैं, तो वो वहीं रुका रहता है, लेकिन मजे में रहता है। लेकिन अगर आप इसको जरा सा घुमाएंगे, मान लीजिए आपने इसको थोड़ा सा हिलाया कि चलो बाजार चलते हैं, थोड़ा सा, तो क्या होगा कि अब ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। आपने थोड़ा सा इसको कहा कि चलो, तो अब इस पे फोर्स लगेगा इधर को और इस पे लगेगा इधर को, और दोनों मिलके किधर घुमाएंगे, मतलब वो कहेंगे कि इधर खींचेगा, दोनों मिलके ऐसे ला देंगे। तो अगर आप उसको कहेंगे चलो बाजार, छोड़ देंगे तो लौट आएगा, यानी उसको अच्छा लग रहा है, वहां पर वो रहना चाहता है, शांत तो है ही लेकिन रहना चाहता है। अगर आप उसे थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे तो लौट आएगा, और छोड़ देंगे तो लौट आएगा। उसे दबाएंगे, हटाएंगे, डिफ्लेक्ट करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन छोड़ेंगे तो उसकी लौटने की टेंडेंसी रहेगी। और वहीं पर अगर ये 0 डिग्री वाली बात हो गई, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और अगर वहीं अनस्टेबल में रहेगा, जैसे ये, अब ये देखिए, ये मान लीजिए कि प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस पे फोर्स किधर लगता है, इस तरफ को,
माइनस पर इधर लगता है, तब ये दोनों फोर्स आपस में आमने सामने भिड़ रहे हैं, तो फिनिश तो कर देंगे। लेकिन बस गनीमत है कि ठीक है, अगर जरा सा भी आपने इसे हटाया, कहा कि चलो चलते हैं, तो ये यहां आ गया माइनस और ये प्लस यहां आ गया, तो प्लस पे फोर्स लगेगा इधर, क्योंकि प्लस पर फोर्स हमेशा उधर लगता है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर। तो फोर्स की डायरेक्शन वही है जो ई की है अगर क्यू पॉजिटिव है, अगर क्यू निगेटिव है तो फोर्स की डायरेक्शन ई की अपोजिट हो जाएगी। तो निगेटिव पे फोर्स लगेगा इधर को, तो ये इधर को लेके चल देगा क्यू ई और ये इधर को लेके चल देगा क्यू ई, तो दोनों ही जब ऐसा कर देंगे तो आप हटाएंगे तो ये और आगे भाग जाएगा। यानी आपने कहा चलो तो बोलेगा कि चलें, चल देगा। इस तरह से वो भागने की पोजीशन में है, वो उस पोजीशन में है जरूर, लेकिन उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा है कि वो अंदर ही अंदर इसमें है कि एक बार फोर्स का जो जीरो होना है वो अगर दबा रहा है, अगर थोड़ा सा मौका मिले कि घूम जाऊं जल्दी, और जब कोई चीज ऐसे खींच रहा है तो वो खींच रहा है पकड़ के, और अगर थोड़ा घूमेगा भी तो फिर वहीं खींच लेगा वो, और जब अंदर की ओर दब के कोई चीज इक्विलिब्रियम में आती है तो वो फिर थोड़ा भी खिसकने पर वो दौड़ जाती है। तो मामला ये है, एनर्जी का फर्क है। यहाँ एनर्जी है, इस पोजीशन में डायपोल में एनर्जी भरी हुई है, इसमें कम एनर्जी है, तो मजे से रहना चाहता है। देखिए एनर्जी कम होना बुरी बात मत समझिएगा। जिन बच्चों के अंदर जो मन लगा के बैठे हैं, लाइट गोल होने में नहीं भग रहे हैं, यानी वो एनर्जी कम नहीं है, उनके अंदर बदमाशी वाली एनर्जी कम है, वो अपनी एनर्जी को पढ़ाई की एनर्जी में कन्वर्ट कर चुके हैं, इसीलिए वो शांति से रहना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये बात समझ में आ रही है। तो यहां पर एक सुंदर सा क्वेश्चन मैं लेता हूं और आपको काफी मजा आएगा कि अगर किसी डायपोल को, क्वेश्चन आप घर में करिएगा कि किसी डायपोल को हमने रख दिया 90 डिग्री पे, तो फोर्स, तो मान लीजिए उस पर टॉर्क लग रहा है 50 यूनिट, तो कितने डिग्री पर रखा जाए कि टॉर्क लगे 25? सोचिए। तो इस ऑप्शन को भी आप करिएगा, इस क्वेश्चन को। तो ये जो है वो पहला राउंड क्वेश्चन है। तो ऑप्शन फर्स्ट है 60 डिग्री, ऑप्शन सेकंड है 45 डिग्री, ऑप्शन थर्ड है 30 डिग्री, ऑप्शन फोर्थ है 15 डिग्री। ये पहला है। दूसरा प्रारंभ क्वेश्चन ये है कि हमने आपको डायपोल केप्ट इन यूनिफॉर्मेटिक फील्ड में स्पेशल केसेस आज बताए थे। तो आज आपको कितने स्पेशल केसेस मैंने इसमें बताए थे? ऑप्शन 1 एक स्पेशल केस, 2 2 स्पेशल केस, ऑप्शन 3 3 स्पेशल केस। ठीक है, तो ये 2 प्रारंभ क्वेश्चन आज आपको दिए जा रहे हैं, आप दोनों को सॉल्व करिएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।